जय हिंद। अपने दफ्तर में रोज की तरह बैठे हुए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी को एक लेटर मिलता है। स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे गए इस लेटर में एसपी साहब के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। अब जब ये लेटर एसपी साहब पढ़ते हैं तो उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। बाद में पता चला कि ये लेटर एक इंस्पेक्टर की पत्नी द्वारा लिखा गया, जिसमें कि एसपी साहब पर कई बड़े और गंभीर और संगीन आरोप लगाए गए। इस केस की जब आगे जांच हुई तो ऐसे ऐसे तथ्य निकलकर सामने आए जिसे सुनकर और देखकर सभी हैरान परेशान रह गए। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब यह पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में। ये जो कोरिया है ये साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया वाला कोरिया नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ में एक जिला है जहां पर 16 अक्टूबर के दिन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी सूरज सिंह परिहार का दफ्तर रोज की तरह लगा हुआ है। एसपी साहब अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं। स्पीड पोस्ट एक आती है और उसे जैसे कि आमतौर पर बाकी की डाक आती है उसे ऑफिस में डायरी किया जाता है, यानी कि कलमबद्ध किया जाता है कि इस डाक को एसपी साहब के ऑफिस में रिसीव कर लिया गया है। कलमबद्ध करने के बाद पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ये लेटर पहुंच जाता है एसपी साहब के पास। अब एसपी साहब जब इस लेटर को खोलकर पढ़ने लगते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इस लेटर में एसपी साहब के ऊपर कई बड़े आरोप लगाए गए थे। अब ये आरोप ऐसे थे कि एसपी साहब इसे पढ़कर ना सिर्फ हैरान हुए बल्कि उन्हें यकीन ही नहीं आया कि ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं। बहरहाल इस लेटर के जब सारे आरोप एसपी साहब ने पढ़े तो उसके आखिर में एक महिला का नाम लिखा हुआ था जिनका नाम था अनीता प्रजापति। उनकी डेजिग्नेशन आरटीआई कार्यकर्ता लिखी हुई थी और जो पता है वो कोरबा का लिखा हुआ था। अब कोरबा कोरिया से तकरीबन 170 किलोमीटर दूर है, तकरीबन 4 घंटे का रास्ता है। रास्ता बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए 4 घंटे आने जाने में लग जाते हैं। अब इतनी दूरी पर कोई महिला आरटीआई कार्यकर्ता रह रही है, वो एसपी साहब पर संगीन आरोप लगा रही है, तो मामला तो अपने आप में गंभीर बन ही जाता है। अब इस लेटर में ना सिर्फ महिला के हस्ताक्षर हुए थे, इसके साथ ही एक एडवोकेट ओम प्रकाश जोशी के भी कथित तौर पर रिपोर्ट इन फैक्ट्स के मुताबिक हस्ताक्षर हुए थे। उनका नाम भी मेंशन किया गया था। अब इस लेटर में जो कंटेंट था, देखिए जो आरोप लगाए थे उनकी जांच हो सकती है, पर आरोपों के बाद जो 2 लाइनें लिखी थी उन्हें पढ़कर एसपी साहब काफी ज्यादा हैरान हुए। आरोप लगाने के बाद एसपी साहब से उस लेटर में कहा गया कि आपको 5 लाख रुपए देने होंगे। अगर आपने 5 लाख रुपए नहीं दिए तो ये सारी बातें जन तक कर दी जाएंगी, यानी पब्लिक को बता दी जाएंगी। अब एसपी साहब सबसे पहले तो ये लेटर पढ़ के परेशान हुए, सोचने लगे कि आखिर ये लेटर किसने किस मंशा से लिखा होगा। देखिए आईपीएस अफसर है तो दूसरे जिलों में भी आईपीएस अधिकारियों से, अपने बैच के या जूनियर अधिकारियों से बातचीत होती रहती है। अब दूसरे जिले के एसपी से जब बात हुई, उन्होंने अपनी बात बताई कि इस तरह से मुझे लेटर मिला है, मेरे ऊपर कई संगीन आरोप उसमें लगाए गए हैं और मुझसे पैसे भी मांगे गए हैं। अगर मैं पैसे नहीं देता तो मुझे कई तरह की धमकी भी इस लेटर में दी गई। अब जब एसपी साहब को, दूसरे जिले के एसपी साहब को कोरिया के एसपी ये बात बताते हैं तो वो सुनकर हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा ही लेटर मुझे भी मिला है। अब इसके बाद एसपी सूरज सिंह परिहार और ज्यादा शक की नजर से इस लेटर को देखने लगते हैं। अब इसके बाद और बाकी जिलों के एसपी से पता किया जाता है तो पता चलता है कि कुल मिलाकर 8 जिलों के एसपी को ऐसा ही सेम लेटर लिखा गया है, बस उस पर नाम बदल दिया गया है। यानी कि जिसको लेटर भेजा जाना है उस व्यक्ति का नाम बदल दिया गया है, यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का नाम बदल दिया गया है। बाकी सब कंटेंट उस लेटर का सेम है। अब एक चीज तो सीधे तौर पर नजर आ रही थी कि इस व्यक्ति की मंशा सही नहीं है। एसपी सूरज सिंह ज्यादा समय ना गवाते हुए इस मामले में जांच टीम का गठन करते हैं और अपनी जो टेक्निकल टीम है उसे ऑर्डर देते हैं कि इस
लेटर के ऊपर जो मोबाइल नंबर या जो भी डिटेल्स दी गई हैं उनका पता किया जाए, वेरीफाई किया जाए कि क्या इस नाम की महिला इस पते पर रहती है या नहीं रहती, क्या इस नाम के एडवोकेट कोरबा में प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते। अब ये सब डिटेल्स वेरीफाई करने में पुलिस लग जाती है। अब पुलिस को एक ऐसा सच पता चलता है जिसे सुनकर पुलिस भी दांतों तले उंगली दबा जाती है। दरअसल ये जो महिला है कोई आम महिला नहीं थी, ये एक सब इंस्पेक्टर की पत्नी थी जिसने ये लेटर एसपी साहब को लिखा था। अब इसके बाद ना सिर्फ एसपी साहब बल्कि उनकी पूरी टीम के कान खड़े हो जाते हैं। मामले की जांच को आगे बढ़ाया जाता है। अनीता प्रजापति नाम की औरत एग्जिस्ट करती थी, वकील साहब भी एग्जिस्ट करते थे और बाद में पुलिस को यह पता चला कि अनीता प्रजापति के जो पति है उनका नाम है दीपक प्रजापति। वो आबकारी विभाग में उप निरीक्षक के पद पर तैनात है और अपनी नौकरी ठीक ढंग से कर रहे हैं। पर एक बड़ा पहलू है जिसे लेकर पुलिस को महिला के ऊपर नहीं बल्कि इंस्पेक्टर साहब के ऊपर शक हुआ। दरअसल इंस्पेक्टर साहब का अपनी पत्नी से काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों के बीच में विवाद की स्थिति में तलाक हुआ। अब पत्नी और पति दोनों अलग अलग रह रहे थे। दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन वाली स्थिति बनी हुई थी। अदालत के द्वारा आदेश दिया जा चुका था कि 14,000 रुपए प्रति माह मेंटेनेंस के जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो अपनी पत्नी अनीता प्रजापति को देंगे। अब इस बीच इन्वेस्टिगेशन को और तेज किया गया क्योंकि पुलिस सबूत मांगती है। कल को अदालत में भी केस रखा जाना था तो वहां पर भी सबूत ही चलते हैं और सबूतों के अभाव में बड़े से बड़ा केस छूट जाता है। अब इसी एंगल से जांच करते हुए पुलिस ने उस डाकखाने का पता किया जिस डाकखाने से स्पीड पोस्ट को किया गया था। वो डाकखाना था रायपुर में। अब कोरबा में महिला रह रही है, एसपी साहब है कोरिया के और रायपुर से ये डाक की गई है पोस्ट ऑफिस से। अब डाक खाने में पुलिस पहुंचती है, वहां के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं जिस तारीख को ये पोस्ट किया गया था। सीसीटीवी कैमरों में काफी सच निकलकर सामने आ जाता है। उसमें पता चलता है कि कोई मेल है, कोई पुरुष है जो कि डाक खाने में आया और उसने ये डाक करवाई और फिर एसपी साहब को भेज दी। अब इसके बाद फौरन ज्यादा समय ना गवाते हुए पुलिस पहुंचती है इंस्पेक्टर दीपक प्रजापति के पास। उनसे पूछताछ करती है, उनके ठिकाने पर छापेमारी करती है। दीपक प्रजापति के ठिकाने से रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक एक कंप्यूटर, इसके साथ ही प्रिंटर, स्कैनर और कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए जाते हैं। इसके साथ ही पुलिस जो पोस्ट ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज थी और दीपक प्रजापति के घर के आसपास की कई सीसीटीवी फुटेज पर भी नजर बनाती है और उसमें से जो जरूरी सीसीटीवी फुटेज होती है वो अपने पास रिकॉर्ड के लिए रख लेती है ताकि अदालत में उसे प्रोड्यूस किया जा सके। अब पुलिस के पास पूरे पुख्ता सबूत थे कि जो पति था दीपक प्रजापति वो अपनी पत्नी अनीता को फंसाना चाहता था। दरअसल दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। अब दीपक किसी भी तरह से अपनी पत्नी से बदला लेना चाहता था। पुलिस के मुताबिक दीपक ने अपनी पत्नी को फंसाने के लिए एक नया रास्ता खोजा। उसने ये रास्ता खोजा कि अगर मैं अपनी पत्नी के नाम से लेटर लिख देता हूं अलग अलग पुलिस विभागों के मुखिया को यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को और उसके बाद पुलिस मेरी पत्नी से पूछताछ करती है और उनके खिलाफ मामला दर्ज करती है तो मेरी पत्नी पुलिस थानों और अदालतों के चक्कर काटती रह जाएगी। इससे मैं भी अपनी पत्नी से बदला ले लूंगा क्योंकि उसने मुझे बहुत अदालतों के चक्कर लगवाए हैं। अब ये मोडस ऑपरेंडाई सामने आने के बाद पुलिस दीपक प्रजापति पर एफआईआर दर्ज कर लेती है। भारतीय न्याय संहिता की कई अलग अलग धाराओं के तहत मामला रजिस्टर किया जाता है। बहरहाल इस मामले में एक इंस्पेक्टर के खिलाफ जो सच निकलकर सामने आया उसे सुनकर और देखकर सभी हैरान रह गए। यहां पर तारीफ करनी होगी एसपी सूरज सिंह परिहार की जिन्होंने इस मामले को बहुत ही मैच्योर तरीके से लिया। वो एकदम से बौखलाए नहीं इतने बड़े और संगीन आरोप लगने के बाद, बल्कि उन्होंने अपनी मैच्योरिटी का, अपना सीनियर अधिकारी होने का परिचय दिया और इस मामले की बड़ी ही ईमानदारी से जांच की। और वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को देखते हुए हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि कभी भी जो झूठ होता है उसके पैर नहीं होते। इस मामले में आईपीएस अधिकारी के ऊपर झूठे आरोप लगाए गए पर कुछ ही समय के बाद यह सच निकलकर सामने आ गया कि आईपीएस अधिकारी एसपी साहब पूरी तरह से निर्दोष हैं, बल्कि जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं वो व्यक्ति भी निर्दोष है। आरोप लगाने वाला तो कोई तीसरा व्यक्ति था जो कि उस महिला का पति था। उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई और माननीय अदालत अगर
इस व्यक्ति को सजा देती है तो उसे ही अंतिम फैसला, अंतिम सत्य और अंतिम तथ्य माना जाएगा। बहरहाल अगर आईपीएस अधिकारी सूरज सिंह परिहार की बात करें तो उन्होंने 30 साल की उम्र में यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई किया था और उन्हें आईपीएस कैडर अलॉट हुआ था। आईपीएस अधिकारी बनने से पहले उन्होंने कई बैंकों के एग्जाम दिए और सभी के सभी एग्जाम्स को क्वालिफाई भी किया था, पर वो अपने जीवन में एक पुलिस अधिकारी, एक सीनियर अधिकारी बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पढ़ाई का साथ नहीं छोड़ा और लगातार पढ़ाई करते हुए अपने टारगेट को अचीव किया और आईपीएस अधिकारी बन गए। इस पूरे केस को देखते हुए हमें भी यही समझना चाहिए कि अगर नैतिकता और ईमानदारी के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो अपने लक्ष्य को सही तरीके से जल्दी हासिल कर सकते हैं और अपना नाम भी सूरज सिंह परिहार की तरह रोशन कर सकते हैं। जय हिंद।